अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हमने पढ़ना है बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर के अंदर हमने वेरियस जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड है टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो हमने पढ़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अच्छा, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में बच्चों सबसे पहले आपके पास है कि आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर का नाम है, तो आपको ये पता हो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम किसको कहते हैं बच्चों। व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इशू हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि रिलेटेड हो टू लिविंग थिंग्स, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी इशू, क्वेश्चन या प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई इशू जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था लंग कैंसर। अब लंग कैंसर जो है ये रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, एनिमल्स के साथ। इसी तरह हमारे पास एक प्रॉब्लम एराइज हुआ था जिसको हम कहते हैं मलेरिया। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था क्योंकि इसका जो कंसर्न था ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ था। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम, कोई और एग्जांपल हम ले लें तो हमारे पास एक किडनी फेलियर। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और स्पेशली एनिमल के साथ रिलेटेड है। इसी के साथ अगर हमारे पास मुख्तलिफ वेरियस डिजीजेज आ जाती है और प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स की मुख्तलिफ डिजीजेज हैं तो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों। इसी तरह कौन सा प्लांट किस जगह पे ग्रो करेगा ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो कोई भी इशू, क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है किसी भी साइंस के अंदर, मिसाल के तौर पे कोई भी साइंस के अंदर कोई भी इशू हो, ठीक है, साइंस के अंदर कोई भी इशू हो तो उस इशू को हम सॉल्व करते हैं। उस इशू के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड हम कहते हैं बच्चों। तो इसके अंदर दूसरा जो आपने टर्म ज़हन में रखना है कि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड आपके पास साइंस के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड हमारे पास क्या है बच्चों, साइंटिफिक मेथड हमारे पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच है। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है बच्चों, सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमैटिक, एक सिस्टमाइज्ड अप्रोच को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मुख्तलिफ स्टेप्स के थ्रू उस प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो इट इज़ अ साइंटिफिक, इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं बच्चों। अच्छा, इसके बाद अगर यही प्रॉब्लम जो है, वो यही साइंटिफिक मेथड जो है हम बायोलॉजी के अंदर किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करें तो फिर इसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बायोलॉजिकल मेथड का टर्म भी यूज हुआ है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच टू सॉल्व अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। मेथड वही है, सिर्फ इसका नेम, क्योंकि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो इसीलिए इसका नेम क्या होगा, बायोलॉजिकल मेथड होगा। साइंटिफिक अप्रोच टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड
बायोलॉजिकल मैथड, बायोलॉजिकल मैथड बच्चों। तो आपके पास तीन हमारे पास जो टर्म्स यूज हुए थे, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दूसरा टर्म यूज हुआ है साइंटिफिक मेथड, तीसरा टर्म बायोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई इशू होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उसके बाद साइंस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे साइंटिफिक मेथड है। वही साइंटिफिक मेथड अगर हम बायोलॉजी के अंदर यूज करते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं इसके जरिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमने लिखने हैं स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। आपको पता चल जाए बच्चों कि बायोलॉजी के अंदर अगर कोई इशू अराइज होता है तो उसको हमने कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू उसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। तो आपके पास 6 मेथड्स हैं, 6 स्टेप्स हैं टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है बच्चों, उसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास है जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 1, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 2 आपके पास है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, एंड प्रीवियस रिसर्च। ठीक है बच्चों, 2 स्टेप्स हो गए। अच्छा, तीसरा स्टेप आपके पास है बच्चों हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। और स्टेप नंबर 4 आपके पास बच्चों है डिडक्शन। ठीक है बच्चों, स्टेप नंबर 5 आपके पास है एक्सपेरिमेंट, और स्टेप नंबर 6 आपके पास है कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, एंड या रिजल्ट। तो अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको हमने इस मेथड के थ्रू हमने सॉल्व करना है बच्चों। इस मेथड में सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, कंक्लूजन एंड रिजल्ट है बच्चों। ये इसी तरतीब से आपने ये स्टेप्स ज़हन में बिठाने हैं, क्योंकि इसी थ्रू एक सिस्टमेटिक वे है जिसके ज़रिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर कंक्लूजन बच्चों। अच्छा, इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है बच्चों, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास क्या है बच्चों, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम इसको देखते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सब इसके लिए बच्चों एक बात आप ज़हन में रखें, ये साइंटिफिक बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला स्टेप है। इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उस प्रॉब्लम को हम पहचानते हैं। ठीक है, और ये जो रिकॉग्निशन है बच्चों, ये स्टार्ट होती है बाय फॉर्मुलेटिंग। स्टार्ट कहां से होगी रिकॉग्निशन, स्टार्ट बाय फॉर्मुलेटिंग, अ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन से ये स्टार्ट होगी रिकॉग्निशन। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ है तो अब उस प्रॉब्लम के लिए साइंटिस्ट एक क्वेश्चन बनाएंगे। मतलब इसमें क्या बनता है बच्चों, मेक अ क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन या मेकिंग अ क्वेश्चन, यहां पे एक ही बात हुई। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बच्चों, मिसाल के तौर पे लंग कैंसर है, लंग कैंसर है बच्चों। ये लंग कैंसर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इसको बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। लंग कैंसर तो हो गया कि ये प्रॉब्लम है। अब इसके लिए साइंटिस्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे। तो इसके लिए मिसाल के तौर पे क्वेश्चन क्या फॉर्मुलेट हो सकते हैं बच्चों के, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। मिसाल के तौर पे इसका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर।
ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिकॉग्निशन में आता है बच्चों। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए जो सबसे पहले क्वेश्चन को एराइज किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया जाता है, वो आपके पास स्टेप नंबर 1 में किया जाता है, जिसको हम रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं बच्चों। अच्छा, इसी के साथ आपके पास है, मिसाल के तौर पे कोई दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसका नाम था मलेरिया। अब मलेरिया तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, लेकिन जब उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट बैठे तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम मलेरिया। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मलेरिया बच्चों, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मलेरिया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया के कॉजेज क्या, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मलेरिया बच्चों। तो ये आपके पास था पहला जो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके अंदर आपके पास ये आ गया कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया के कॉजेज क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये आपका स्टेप नंबर क्या था, स्टेप नंबर 1 था, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये स्टेप नंबर 1 था, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं कि स्टेप नंबर 2 क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च है बच्चों। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं इसको रेस करता हूं। स्टेप नंबर 2 हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च बच्चों, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। अच्छा बच्चों, तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 हमारे पास है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ऑब्जर्वेशन के बारे में ये होता है कि ऑब्जर्वेशन क्यों की जाती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्यों की जाती है, तो बच्चों ऑब्जर्वेशन इसलिए की जाती है ताकि आपको उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, आपको उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, टू फाइंड अ सलूशन। तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सलूशन मिल जाने की वजह से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, टू फाइंड अ सलूशन। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है, इसी स्टेप के अंदर साइंटिस्ट ये भी देखते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम के ऊपर इससे पहले किसी ने कोई रिसर्च की है। ठीक है, एंड प्रीवियस रिसर्च। अच्छा, एक तो इसमें सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए ऑब्जर्वेशन की जाती है, एंड टू स्टडी, दूसरा क्या होता है, द प्रीवियस रिसर्च। अगर उसके बारे में पहले किसी ने रिसर्च की है उस प्रॉब्लम के बारे में, तो साइंटिस्ट वो भी देखते हैं, टू स्टडी द प्रीवियस रिसर्च ऑन सेम प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, उसी प्रॉब्लम के ऊपर अगर किसी ने रिसर्च की है तो उसको भी स्टडी किया जाता है, टू स्टडी द प्रीवियस रिसर्च ऑन सेम प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन इज डन, इट इज डन विद 5 सेंसेस। कैसे की जाती है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन ये, हाउ ऑब्जर्वेशन इज डन, तो इट इज डन विद 5 सेंसेस। ठीक है बच्चों, 5 सेंसेस से हम ऑब्जर्वेशन को करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वेशन, पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन क्यों की जाती है, टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस स्टेप के अंदर साइंटिस्ट स्टडी करते हैं प्रीवियस रिसर्च को भी, और इट इज डन विद 5 सेंसेस। 5 सेंसेस से ऑब्जर्वेशन की जाती है। अच्छा, उस 5 सेंसेस में हमारे पास क्या है बच्चों, सबसे पहले आपके पास उस 5 सेंसेस के अंदर आता है विजन। ठीक है, आंखों से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या करते हैं बच्चों, टेस्ट करते हैं, टेस्ट से भी ऑब्जर्वेशन होती है। तीसरे नंबर पे बच्चों क्या है, स्मेल है। ठीक है बच्चों, चौथे नंबर पे क्या है बच्चों, चौथे नंबर पे हमारे पास है टच। ठीक है बच्चों, और 5वें नंबर पे हमारे पास क्या है बच्चों, हेयरिंग। ये 5 सेंसेस है जिससे ऑब्जर्वेशन की जाती है बच्चों। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है
अब ये स्लो बेस्ड पैटर्न है तो उसके हिसाब से इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ऑब्जर्वेशन इज डन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन इज डन विद 5 सेंसेस, विजन, टेस्ट, स्मेल, टच, हेयरिंग। इसके जरिए ऑब्जर्व करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, या तो देखेंगे या टेस्ट करेंगे या स्मेल करेंगे या टच करेंगे या हेयरिंग करेंगे, क्योंकि कोई साउंड तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जर्वेशन इज डन विद 5 सेंसेस। यहां पे क्लियर हो गया बच्चों ऑब्जर्वेशन का। अब ऑब्जर्वेशन की हमारे पास 2 टाइप्स है बच्चों। ऑब्जर्वेशन की हमारे पास 2 टाइप्स है, तो 2 टाइप्स ऑब्जर्वेशन की कौन कौन सी है, कैसे की जाती है ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टाइप जो ऑब्जर्वेशन का है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बच्चों, आपके पास ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और दूसरे नंबर पे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है बच्चों। तो कितनी टाइप्स है ऑब्जर्वेशन की? 2 टाइप्स हैं, और कौन कौन सी है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बच्चों। अगर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इससे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो इसमें डिफरेंस का बच्चों सबसे पहले आपके पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वांटिटी, इसके नाम से ही क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है बच्चों, तो इसके पॉइंट्स यहां पे लिखते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट है बच्चों एडीज एंड नंबर्स। ठीक है बच्चों, एंड नंबर्स। ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये नंबर्स में डील करती है बच्चों। ठीक है, इसमें नंबर होंगे। मिसाल के तौर पे देखें, आपके पास किसी चीज का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपके पास आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें नंबर आता है, ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अगर लेंथ है आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये आपके पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। या इसके अलावा अगर किसी चीज की आपके पास आती है हाइट, तो ये भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है बच्चों, जिसमें नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास आता है 5 ग्राम या आपके पास आता है 2 kg, तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये नंबर्स में डील करती है बच्चों। पहला पॉइंट क्या है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का? एट डील्स एंड नंबर। और नंबर की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि आपके पास यहां पे नंबर्स आ रहे हैं, वैल्यू किस मतलब वैल्यू आ रही है, कोई भी जो आपके पास प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर है, हाइट है, लेंथ है, ठीक है, वेट है, मैस है, ये सारी चीज़ें जो है ये किस में आएगी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आएगी बच्चों। पहला पॉइंट ये है कि एट डील्स एंड नंबर्स, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का बच्चों। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का? कि एट कैन बी मेजर्ड। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को मेजर कर सकते हैं बच्चों। एट कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मेजर हो सकती है। टेम्परेचर है, मेजरेबल है। ठीक है, हाइट है, मेजरेबल है। लेंथ है, मेजरेबल है। मैस है, मेजरेबल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी आपके पास वही आएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास आती है हाइट आता है, उसके बाद आपके पास आता है लेंथ आता है। ठीक है, etc। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, तो सैंपल आपके कोर्स के मुताबिक आपके पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के यही 2 पॉइंट्स हैं बच्चों। एक तो ये नंबर्स में डील करती है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाइट है, लेंथ है। अच्छा, तीसरे नंबर पे इसमें एक और पॉइंट भी है कि एट इज कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट। ठीक है बच्चों, इसको मोर एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कौन सी ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट है, तो बच्चों आप कहेंगे कि इसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट है, क्योंकि ये डील करती है नंबर्स में, इसको मेजर भी कर सकते हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज मोर एक्यूरेट। ठीक है बच्चों, ये आपके पास था क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। अब बच्चों हमने पढ़ना है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। यही पॉइंट्स हैं, इसको हमने चेंज करना है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर ये नंबर्स में डील करती है तो आपके पास ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन किस में डील करेगी? इसका पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? एट डील्स विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चों, इसमें डिस्क्रिप्शन होगी, इसमें एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है बच्चों, उस चीज के बारे में।
कि उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट क्या है, उसका स्मेल क्या है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्वालिटी की बात हो रही है, तो एट डील्स विद डिस्क्रिप्शन। अच्छा, सेकंड नंबर पे एट कैन नॉट बी मैयर्ड, इसको हम मैयर नहीं कर सकते बच्चों, एट कैन नॉट बी मैयर्ड। ठीक है, इसको हम मैयर नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एट कैन बी ऑब्जर्व्ड। मैयर नहीं कर सकते हैं लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को। ठीक है बच्चों, इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या आती है, इसकी हमारे पास एग्जांपल आ सकती है स्मेल। अब स्मेल को तो हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते, क्वालिटी है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आएगा। इसके अलावा हमारे पास आ सकता है टेस्ट। ठीक है बच्चों, अब टेस्ट को भी हम जो है वो कोई वैल्यू नहीं दे सकते, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है टेक्सचर। ठीक है, ETC, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आती है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 हमने पढ़ा, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। फिर ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है, इसके कितने टाइप्स है, और उस टाइप्स को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे पास टाइप्स थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।